जय हिंद दोस्तों, मैं एमडी मुनाब और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एमडी जीएस सेंटर। आज का सेशन काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि इंडियन पॉलिटी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित हुए हैं उससे संबंधित 2 या 3 पार्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा। रिसेंटली जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं खासकर रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जान लें कि भारतीय संविधान के भाग संख्या 20 में अनुच्छेद या आर्टिकल 368 में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और यह प्रक्रिया जो भारतीय संविधान में निहित है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है और जितने भी रिजर्वेशन से जुड़े हुए मॉडिफाई आर्टिकल्स हैं उसकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले जान लें कि संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान में 3 प्रकार से अपनाई गई है। सदन के किसी भी संसद में संशोधन संबंधी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में संशोधन से संबंधित विधेयक को रखा जा सकता है। एक्चुअली बिल और एक्ट में काफ़ी फ़र्क है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। बिल है क्या? बिल एक प्रकार का प्रपोजल है या प्रस्ताव है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर होता है जिसे मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर्स द्वारा किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। फिर उस बिल को राष्ट्रपति के द्वारा एक्सेप्ट किए जाने के बाद ही वह कानून बनता है। अभी तक टोटल पार्लियामेंट में 127 बिल रखे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से मात्र 105 ही बिल पे कानून बनी है और उसकी भी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले जान लें कि भारतीय संविधान में यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में 3 तरह से संशोधन होते हैं। एक साधारण बहुमत द्वारा, इसके अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण, राज्यों का नामकरण एवं सीमा में परिवर्तन और नागरिकता से संबंधित अधिनियम साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन करके किए जाते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो है 2/3 बहुमत का, संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से भी संविधान में संशोधन किए जाते हैं। इसके अंतर्गत न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकार एवं शक्तियों को छोड़कर अन्य महत्वपूर्ण जो संशोधन होते हैं 2/3 बहुमत से ही होते हैं। तीसरी प्रक्रिया है संविधान में संशोधन करने की, वो क्या है? संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति। इसके द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उसमें संशोधन किए जाते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि संविधान में संशोधन के लिए कितनी प्रक्रियाएं वर्णित है, तो वह 3 है। इसको जानना चाहिए, इसकी विस्तृत चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। सबसे पहले हम लोग रिसेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट 103 अमेंडमेंट एक्ट, 104th अमेंडमेंट एक्ट, यह रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है और रिजर्वेशन की क्या कैटेगरी है उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लें कि 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 संसद में पारित हुआ और यह अधिनियम जो था 124वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। यानी कोई भी विधेयक जब किसी भी सदन में पारित किया जाता है तो दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की अंतिम स्वीकृति के बाद ही वो कानून बनते हैं। तो इस तरह से 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में जो लाया गया था वह बिल नंबर या विधेयक नंबर 124 था। 12 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद यह कानूनी रूप में आ गया और यह 103वां संविधान संशोधन अधिनियम काफ़ी महत्वपूर्ण और ज्वलंत से भरा हुआ मुद्दा रहा।
इसके लिए कितने प्रोटेस्ट हुए, और यह था EWS को 10% रिजर्वेशन से संबंधित। तो सबसे पहले जानते हैं कि EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी सामान्य वर्ग जैसे ST SC OBC से अलग जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, किसी भी समुदाय के हो, चाहे माइनॉरिटी मुस्लिम हो, जो OBC का लाभ नहीं ले रहा है, SC ST में नहीं है, उन सभी को यानी खासकर स्वर्ण जातियों को 10% रिजर्वेशन दिया गया 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। 10% रिजर्वेशन 103वां संविधान संशोधन, संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया गया, और यह 103वां संविधान संशोधन 14 जनवरी 2019 को प्रभाव में आया। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि 103वां 103rd अमेंडमेंट एक्ट जो पारित हुआ, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि सामान्य कोटि के जातियों को, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, उन्हें 10% आरक्षण का लाभ दिया गया, और यह आधार बनाया गया जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हीं को मिला। और यह रिजर्वेशन की 50% जो प्रक्रिया है, लिमिट की गई है नहीं, उससे अलग, यानी सामान्य वर्ग के जो अनरिजर्व कैटेगरी में आते थे उनके लिए 10% आरक्षण दिया गया। और आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसकी 3 कैटेगरी है, उसकी भी हम चर्चा इसमें करेंगे। तो 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत उन्हें आरक्षण दिया गया जो आर्थिक रूप से सामाजिक तौर पे कमज़ोर हैं, लेकिन उसके लिए एक प्रावधान तैयार किया गया, जिनकी ज़मीन 5 एकड़ से कम है, जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम है, जिनका 1000 स्क्वायर फीट में मकान है, उन्हीं को ये रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूँकि 103वां संविधान संशोधन और 104वां संविधान संशोधन एक दूसरे से रिजर्वेशन से इंटर रिलेट है, इसलिए सबसे पहले 103 संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 104 संवैधानिक संशोधन अधिनियम को हम पढ़ाने की कोशिश किए हैं। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम के लिए 126वां बिल संसद में पेश किया गया, और 104वां यानी 104th अमेंडमेंट एक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, यह SC ST से और एंग्लो इंडियन से जुड़ा हुआ मामला है। चूँकि SC ST को रिजर्वेशन जो दिया गया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, उसे 10 सालों के लिए इस अमेंडमेंट के द्वारा बढ़ा दिया गया। और दूसरी बात, एंग्लो इंडियन को जो पार्लियामेंट यानी लोकसभा में जो 2 सीटें आरक्षित थी, या स्टेट लेजिस्लेटिव में जो 1 सीटें आरक्षित थी, उसे ख़त्म कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में लाया गया। संविधान लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए सीटों के आरक्षण तथा मनोनयन के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व करता है। 104वां संविधान संशोधन के द्वारा SC ST के लिए रिजर्वेशन अगले 10 वर्षों के लिए अर्थात 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। प्रत्येक 10 सालों पे रिजर्वेशन इंक्रीज हो रहा है SC ST के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन, जो इसकी समय सीमा थी 2020 तक, यानी 70 वर्षों तक ही रिजर्वेशन का लाभ, पॉलिटिकल रिजर्वेशन का लाभ SC ST ले सकते थे। अब इसे बढ़ा करके यानी 80 सालों के लिए अर्थात 2030 तक कर दिया गया है। दूसरी बात कि 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो एंग्लो इंडियन थे, उन्हें लोकसभा में 2 सीटें राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत कर आरक्षित की गई थी, और राज्य विधानमंडल में 1 सीटें राज्यपाल द्वारा आरक्षित की गई थी, उसे अब ख़त्म कर दिया गया है। यानी लोकसभा और राज्य विधानमंडल में एंग्लो इंडियन को पॉलिटिकल रिजर्वेशन का लाभ इसके बाद से नहीं मिलेगा, और इसी के लिए 104वां संविधान संशोधन लाया गया।
एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षण की सीमा समाप्त हो गई है और 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन को तथा राज्य विधानमंडल में 1 एंग्लो इंडियन को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता रहा है। अब यह प्रावधान जो था खत्म कर दिया गया 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स थे 103 और 104 में, इसकी चर्चा हमने किया। अब रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ, चूँकि इंटर रिलेटेड है 103वां 104वां संविधान संशोधन, तो इसको जानते हैं। हमें 3 तरह से रिजर्वेशन का लाभ मिलता है। एक शैक्षणिक आधार पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, दूसरा लोक नियोजन में नियुक्ति से संबंधित आरक्षण, तीसरा राजनैतिक आरक्षण। चूँकि 103वां और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम का जो आर्टिकल्स है इससे जुड़ा हुआ है, तो इस डेटा को, इस डायग्राम को देखेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में SC ST OBC को शैक्षणिक एवं सामाजिक आधार पर किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश और नामांकन से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है। अब उसके बाद 15 आर्टिकल क्लॉज 5 निजी संस्थानों में SC ST OBC को प्रवेश एवं नामांकन से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है। तो ऑलरेडी नामांकन से जुड़ा हुआ प्राइवेट या सरकारी कॉलेजों में सीटों का आवंटन को लेकर के जो रिजर्वेशन SC ST और OBC को जो दिए गए थे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 आर्टिकल 15 क्लॉज 5 में, लेकिन 103वां संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 15 क्लॉज 6 एक मॉडिफाई आर्टिकल्स लाया गया और उसमें EWS को आरक्षण दिया गया प्रवेश और नामांकन के लिए, और 103वां संविधान संशोधन में यह संभव हो पाया। पहले यह केवल SC ST OBC को था। अब 10% जो रिजर्वेशन सीटें रिजर्व कर दी गई नामांकन और प्रवेश के लिए प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में EWS के लिए, और इसके लिए जो आर्टिकल्स लाया गया 15 क्लॉज 6। तो यह नामांकन से जुड़ा हुआ रिजर्वेशन पहले SC ST OBC को था, 103वां संविधान संशोधन के द्वारा अब जनरल कैटेगरी के बच्चों को भी मिलने लगा। लोक नियोजन में नियुक्ति से संबंधित आरक्षण, यानी सरकारी नौकरियों के लिए जो रिजर्वेशन की कैटेगरी थी 103वां अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा EWS को भी लाभ मिलने लगेगा। देखिए आर्टिकल 16 क्लॉज 4 SC ST OBC को आरक्षण शैक्षणिक और सामाजिक आधार पर मिला हुआ है। जैसे मैक्सिमम आरक्षण का जो लिमिटेशन है ये लगभग 50% है और यह पहले सिर्फ SC ST OBC के बच्चों तक ही सीमित था। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 के अंतर्गत EWS को भी 10% आरक्षण दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट को, चाहे वह किसी भी कम्युनिटी से हो। मुस्लिम माइनॉरिटी का जनरल बच्चे को भी इसका लाभ मिल सकता है, या सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मतलब जो OBC SC ST के दायरे में नहीं है और जो इकोनॉमिकली रूप से कमज़ोर हैं उन्हीं बच्चे को रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो आया है वह अमेंडमेंट 103 के द्वारा लाया गया है, यानी 103वां संविधान संशोधन के द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण से संबंधित प्रावधान जो आर्टिकल 15 क्लॉज 6 आर्टिकल 16 क्लॉज 6 जो लाया गया मॉडिफाई करके आर्टिकल्स को, ये 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आया। तो शैक्षणिक आधार पर संस्थानों में प्रवेश और नामांकन के लिए जो आरक्षण मिलते आ रहे थे SC ST OBC को, अब आर्टिकल 15 क्लॉज 6 के अंतर्गत अब EWS को भी मिलेंगे। वहीं SC ST OBC को जो सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन मिल रही थी, अब 103वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो नया आर्टिकल्स जोड़ा गया 16 क्लॉज 6, अब EWS के बच्चों को भी रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये दो रिजर्वेशन जो देखे
आर्टिकल 15 क्लॉज 6, आर्टिकल 16 क्लॉज 6, ये जो है अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 103 के द्वारा दिया गया है। और तीसरा रिजर्वेशन पॉलिटिकल रिजर्वेशन होता है, और यह खास करके SC और ST और एंग्लो इंडियन से जुड़ा हुआ है। तो आर्टिकल 330 यानी 330वां जो आर्टिकल है, 330 आर्टिकल जो है, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अनुच्छेद है, उसमें लोकसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई है। और 331वां है लोकसभा में एंग्लो इंडियन का मनोनयन का प्रक्रिया था, जिसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया। तो 132वां जो आर्टिकल्स है, 132 नहीं बल्कि 332 जो आर्टिकल्स है, वो राज्य विधानसभा में SC ST के लिए सीट आरक्षित की गई है। तो 330 आर्टिकल्स 330 जो है लोकसभा में SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई है, और 332 है राज्य विधानसभा में यानी स्टेट्स लेजिस्लेटिव स्टेट्स में SC ST के लिए सीटें आरक्षित की गई है। और 331वां जो था लोकसभा में एंग्लो इंडियन का राष्ट्रपति के द्वारा मनोनयन, जिसे अब 104वां संविधान संशोधन के द्वारा खत्म कर दिया गया है। 333वां जो आर्टिकल्स है यानी 333 राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन का राज्यपाल के द्वारा एक सीट आरक्षित की गई थी मनोनयन करके, इसे अब समाप्त कर दिया गया है। तो आर्टिकल 330, 331, 332 और 334 ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ मामला है। अब 334वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 334वां आर्टिकल्स में संशोधन किया गया। और ये 334वां संविधान संशोधन क्या बताता है कि जितने भी SC ST को रिजर्वेशन दिए गए हैं, एंग्लो इंडियन को रिजर्वेशन दिए गए हैं, प्रत्येक 10 साल पे उसकी समीक्षा की जाएगी और समीक्षोपरांत यह जाना जाएगा कि आगे जो रिजर्वेशन है बढ़ाया जाए कि नहीं। जैसे 104वां संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा में राज्य विधानसभा में SC ST के लिए जो रिजर्वेशन है सीटों का, वो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसकी जो चर्चा है 334वां आर्टिकल्स में यानी अनुच्छेद 334 में इसका वर्णन किया गया है। और 330 में लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण का वर्णन किया गया है। 332 में राज्य विधानसभा में SC ST के लिए आरक्षण का वर्णन किया गया है। 331 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन के मनोनयन का चर्चा था, जो अब खत्म हो गया है 104वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो यह आर्टिकल को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसे याद रखिएगा। एक चीज़ और जानेंगे कि 10% जो रिजर्वेशन का मुद्दा काफ़ी ज्वलंत रहा, एक केस को जानते हैं, इंदिरा साहनी केस बनाम भारत संघ 1992। PV नरसिम्हा राव की जब सरकार थी, वो कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग में कमज़ोर जातियों को आर्थिक आधार पर 10% रिजर्वेशन देने की वकालत की थी। और यह आदेश पारित हुआ था सरकार द्वारा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं उन्हें 10% आरक्षण दिया जाएगा। तो इंदिरा साहनी उस समय में दिल्ली की मशहूर पत्रकार थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस केस के बिहाफ में चैलेंज किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाया 9 जजों की पीठ ने कि नहीं, मैक्सिमम रिजर्वेशन जो होगा वह 50% हो सकता है। लिमिट कर दिया गया उसी समय में कि 50% से अधिक रिजर्वेशन का लाभ अभी आपको नहीं मिलेगा। और उसी के बाद मोदी गवर्नमेंट में यह लाया गया कि उसमें किसी तरह प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया। जो समान वर्गों की जो सीटें थी, अनरिजर्वेशन था, उसमें से 10% रिजर्वेशन EWS को दिया गया। और इसी क्रम में हम अमेंडमेंट 102, 105 को देखेंगे।
संवैधानिक संशोधन अधिनियम 102 और 105 आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए दोनों को एक ही साथ बारी बारी से समझेंगे। तो आइए देख रहे हैं 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018। यह काफ़ी महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन अधिनियम है। इसके द्वारा ओबीसी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इसके अंतर्गत 123वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पारित किया गया। तो कभी कभी यह पूछता है कि 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत बिल नंबर क्या था, यानी कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक लाया गया था। तो 123वां, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। 102वां यानी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ओबीसी आयोग को संवैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ। एक्चुअली ओबीसी आयोग का गठन 1993 में किया गया था और यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक एवं सहकारिता मंत्रालय के अधीन संवैधिक निकाय थी, जिसे 102 संविधान संशोधन के अंतर्गत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। संविधान में आर्टिकल 3 टाइप्स शामिल किए गए। इस संशोधन के द्वारा संविधान में 3 तरह के अनुच्छेद को शामिल किए गए। अनुच्छेद 338B के जरिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता मिली। ओबीसी आयोग को केंद्र और राज्यों द्वारा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग यानी SEBC, यानी SEBC का मतलब हो गया सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस से संबंधित सभी मामलों में परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई। अर्थात ओबीसी आयोग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के विभिन्न मामलों में परामर्श करने की शक्ति दी गई इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC अब एक प्रकार का संवैधानिक निकाय बन गया। 102nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 338B तथा 340A नए आर्टिकल्स जोड़े गए तथा 366 में मॉडिफाई किए गए। यानी कहने का मतलब हो गया कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम 102 के अंतर्गत 338B और 342A आर्टिकल जोड़े गए और 366 आर्टिकल्स में परिवर्तन किए गए। 338B के द्वारा SEBC यानी सोशल एजुकेशनली बैकवर्ड कमीशन से संबंधित शिकायतों तथा कल्याणकारी उपायों की जांच संबंधी अधिकार अब ओबीसी आयोग को दे दिया गया। यानी शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच की एक अथॉरिटी बना दी गई ओबीसी कमीशन को। नहीं, आर्टिकल 342A के द्वारा ओबीसी सूची में, यानी ओबीसी सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने या हटाने के लिए संसदीय समिति की अनिवार्यता को अधिक पारदर्शी बना दिया गया। यानी ओबीसी लिस्ट पे किसी भी समुदाय के किसी भी कास्ट को जोड़ने और हटाने का जो अधिकार था राष्ट्रपति और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल द्वारा। ओबीसी आयोग 5 सदस्यीय आयोग बनी, जिसकी नियुक्ति विभिन्न सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होनी थी। 342A के द्वारा राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों या ओबीसी की सूची तैयार करने के लिए राज्यपाल से परामर्श करने की शक्ति प्रदान की गई। ओबीसी सूची में संशोधन की अनिवार्यता संसद के पास रखी गई। यानी कहने का तात्पर्य हो गया विभिन्न राज्यों में ओबीसी लिस्ट तैयार करने से संबंधित विभिन्न प्रावधान अब राष्ट्रपति के पास हो गए और इसके लिए राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श ले सकता था,
लेकिन ओबीसी लिस्ट में संशोधन की जो पावर्स थी अभी पार्लियामेंट के पास थी। तो इस प्रकार 102 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर करने की जो पावर्स थी वह राष्ट्रपति को दिया गया, राज्यों को नहीं। लेकिन विभिन्न तरह के मांगों को लेकर फिर एक नए संवैधानिक संशोधन अधिनियम 105 आया, जो अभी रिसेंटली से माना जाता है। अभी तक कुल संविधान में 127 संवैधानिक संशोधन विधेयक लाए गए हैं, जिसमें से मात्र 105 ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी संवैधानिक संशोधन अधिनियम बन पाए हैं। इसको भी याद रखना है। तो 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011, इसको देखते हैं। 2011 में 105वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 नहीं बल्कि 2021 लाया गया। यह बिल नंबर 127 था। 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा टू रिस्टोर स्टेट्स पावर टू मेक देयर ऑन ओबीसी लिस्ट्स, यानी कहने का मतलब हो गया कि अब 105वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जहां 102 में राज्यों से शक्ति छीन ली गई थी ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर करने की, अब पुनः राज्यों को यह शक्ति प्रदान कर दी गई। राज्य अपने ही राज्य में ओबीसी लिस्ट बना सकती है, यानी SEBC से संबंधित ओबीसी लिस्ट बनाने का अधिकार अब राज्य को दे दिया गया आर्टिकल 342A क्लॉज 3 के द्वारा। यानी इस आर्टिकल को याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। 342A क्लॉज 3 के द्वारा राज्यों को अपने ही राज्य में ओबीसी लिस्ट तैयार करने की शक्ति देती है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। आर्टिकल 366 क्लॉज C के द्वारा यह वर्णित किया गया था कि राष्ट्रपति यह निर्णय करेगा कि SEBC में ओबीसी लिस्ट में किसे शामिल करना है और किसे नहीं, और यह कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 342A में भी इसकी चर्चा थी। अब यह अधिकार स्टेट्स को दिया गया, विभिन्न केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों को दिया गया। और आर्टिकल 342A क्लॉज 3 के द्वारा विभिन्न राज्यों में लगभग 671 समुदायों को ओबीसी लिस्ट में शामिल होने तथा आरक्षण का लाभ प्राप्त होने में मदद मिलेगा। यानी विभिन्न राज्यों में लगभग 671 समुदायों में से विभिन्न जातियों को ओबीसी लिस्ट में रखने की मांग विभिन्न राज्य कर रहे थे। लगभग 671 ओबीसी लिस्ट तैयार हैं, इन्हें विभिन्न समुदायों से रखा गया है ताकि अब ओबीसी में इन्हें शामिल किया जाएगा। और यह संविधान संशोधन के द्वारा राज्य अपने अपने राज्यों में विभिन्न समुदायों और जातियों में से ओबीसी लिस्ट तैयार करेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या हो सकती है? इंदिरा साहनी केस के अनुसार रिजर्वेशन एक्सीड हो सकता है, यानी लिमिट है नॉट मोर देन 50%, यानी 50% से अधिक रिजर्वेशन आप दे नहीं सकते हैं। एक्सेप्शनल तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन दिया गया है। अगर इसको आधार बना करके कोई राज्य रिजर्वेशन मांगती है तो फिर एक चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में, नहीं। तो कहने का मतलब है कि अभी तक जो रिजर्वेशन दिए गए हैं मैक्सिमम 50% रिजर्वेशन देने की जो प्रावधान है इंदिरा साहनी केस बनाम भारत संघ के द्वारा, अगर इसमें ओबीसी लिस्ट में विभिन्न जातियों को शामिल कर दिया जाता है तो विभिन्न राज्य मांग करने लगेंगे कि हमें रिजर्वेशन, ओबीसी रिजर्वेशन चाहिए, जबकि ओबीसी SC ST से संबंधित जो रिजर्वेशन है वह मैक्सिमम 50% है, इससे अधिक एक्सीड नहीं हो सकता है। अगर EWS को यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कम्युनिटी को अगर रिजर्वेशन दिया गया है तो जनरल कैटेगरी से 10% दिया गया है। तो यह रिजर्वेशन से संबंधित जितने भी अमेंडमेंट थे उसको इस वीडियो में मैंने बारीकी से समझाया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं जितने भी ट्रेडिशनल यानी 1951 से लेकर के लगभग अब तक 105 संवैधानिक संशोधन संविधान में हो चुके हैं, रिसेंटली 4 इस वीडियो में दिखाया, और बाकी महत्वपूर्ण जितने भी
अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट में पारित हुए हैं और बने हैं, उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट जो आपके बीपीएससी, बिहार सब इंस्पेक्टर या ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वो हम अगले वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।